सबसे पहला पॉइंट ये है कि देखो फोटॉन कौन कौन से कार्य करता है। जब फोटॉन धातु की सतह पर इंटरेक्ट होता है या पड़ता है या जो कुछ भी है, तो फोटॉन कितने प्रकार के काम करता है। एक तो उसका काम है इलेक्ट्रॉन निकालना। पहला काम क्या करेगा वो, इलेक्ट्रॉन निकालना। इलेक्ट्रॉन निकालने के पीछे कौन सी चीज़ है, कार्यफलन, सही कि नहीं। लेकिन इतना ही काम नहीं है उसका। फोटॉन, याद रखिए, फोटॉन का काम सिर्फ आकर के इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है, परमाणु स्तर पर बहुत सारे परिवर्तन भी कर देता है फोटॉन। मतलब हमने फॉर्मूला लिखा था कि फोटॉन की एनर्जी कैपिटल E इज इक्वल टू एच न्यू जो आएगी, कैपिटल E इज इक्वल टू जो एच न्यू आएगी, वो सबसे पहली चीज़ तो इलेक्ट्रॉन निकालने में, कार्यफलन में कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। परमाणु में से इलेक्ट्रॉन मुक्त करना है कि नहीं करना है, सही है। परमाणु में से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने के लिए कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, वो फोटॉन की ही एनर्जी का कोई पार्ट होगा, वही आपका क्या कहला रहा है, कार्यफलन कहला रहा है। लेकिन ये कार्यफलन भी अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग होगा। और उसके बाद जो बची कुची जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। लेकिन इतना ही काम नहीं है जितना हमने लिखा है, फोटॉन और भी चेंजेस करता है। फोटॉन परमाणु में जाकर के और भी चेंजेस करता है, लेकिन हम उसको इस वाले कॉन्सेप्ट में शामिल नहीं करते। कुछ समझ में आया। लेकिन ठीक है, एक अच्छा फोटॉन और एक आइडियल परमाणु के लिए फोटॉन की सारी एनर्जी कार्यफलन या गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कार्यफलन प्रत्येक धातुओं के लिए अलग अलग होगा। हमने पढ़ा है फिजिक्स में इसके पहले भी, प्रत्येक धातुओं के लिए कार्यफलन भी अलग अलग होगा। और कार्यफलन की वैल्यू कितनी होती है, 13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद है कक्षा के आधार पर, थोड़ा सा केमिस्ट्री में आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाकर के देख लीजिए कि कौन सी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, भाई वो कौन सी काहे की प्लेट है, किस चीज़ की प्लेट बनी है, कौन से परमाणु उसमें भाग ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा ना कार्यफलन। तो कार्यफलन 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर का मतलब यहाँ कक्षा से संबंधित है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी वो लैप्स हो जाएगी काय में, इलेक्ट्रॉन निकालने में। केमिस्ट्री में यही चीज़ हमारे लिए आयनन ऊर्जा का रूप ले लेती है, फिजिक्स में हम इसको कार्यफलन के जैसे मानते हैं, और हम इसको माइनस मानते हैं क्योंकि एनर्जी कहाँ से आ रही है, बाहर से। जो कुछ बच जाएगी एनर्जी काय में जाएगी, 1/2 mv² में। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि जो एनर्जी आएगी वो इलेक्ट्रॉन निकालेगी कहाँ से, तो वो इलेक्ट्रॉन निकालेगी कहाँ से निकालेगी इलेक्ट्रॉन, सतह के परमाणु में से। ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, सतह के परमाणुओं में से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, सतह के परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उत्सर्जित होंगे। याद रखिए, अगर सतह के परमाणु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो कोई दूसरा परमाणु किसी परमाणु से टकराएंगे क्या, भाई यहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकलता तो उसको टकराना पड़ता। लेकिन सतह के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसीलिए सबसे तीसरी कंडीशन है ना, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या जरूरी है, कार्यफलन। सतह के परमाणु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, इसका मतलब है कि टकराव कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। टकराव शून्य होने से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा या वेग कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम। गतिज ऊर्जा कैसी हो जाएगी, अधिकतम। क्लियर है कि नहीं। मतलब अगर सतह के परमाणु से इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं तो सतह पर चलते समय इलेक्ट्रॉनों का वेग सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, सतह के परमाणु से हैं। अंदर के किसी परमाणु से अगर निकलेंगे तो उसके पास एनर्जी कम रहेगी, क्योंकि वो परमाणु से टकरा देंगे, और परमाणु से टकराने की वजह से उनकी एनर्जी कैसी हो जाएगी, कम। हमको तो मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, v² में क्या है ये, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा चाहिए, तभी तो हमको विद्युत धारा मिलेगी। क्लियर हो गया। लेकिन होता यह है कि जब इलेक्ट्रॉन सतह पर आते हैं तो क्या बनता है, एक विभव। इलेक्ट्रॉन यूं ही नहीं चलता, इलेक्ट्रॉन को चलाने के लिए भी बल चाहिए, फोर्स चाहिए। उस बल को हम क्या बोलते हैं, विभव। क्या बोलते हैं उसको, विभव। तो अगर मान लीजिए पर्याप्त मात्रा में अगर आवेश नहीं रहेगा, इसका मतलब है कि विभव नहीं है। आवेश की वजह से क्या मिलता है, विभव एक तरह से प्रेशराइज करता है, उनको दबाव डालता है, फिर वो फ्लो होते हैं। और अगर मान लीजिए इस सरफेस पर, इस सतह पर अगर मान लीजिए पर्याप्त अगर विभव नहीं है तो धारा का मान कितना होगा, 0। क्लियर हो गया। तो याद रखिए यहाँ पर एक चीज़ है इस टाइप से, ऐसे यहाँ पर जैसे v1 हो गया, ये v2 हो गया, ये v3 हो गया, और ये धारा वाली लाइन है, ये ऋणात्मक विभव दिख रहा है। इस ऋणात्मक विभव को हम देखो, ये ऋणात्मक विभव है और यहाँ ये विभव वाली लाइन है। यहाँ पर विभव कितना है, देखो यहाँ पर विभव कितना है, 0। यहाँ पर विभव कितना है, 0। इस विभव पर धारा प्रवाह शुरू होगी, अलग अलग धातुओं के लिए है, और इससे पहले वाले जितने भी विभव रहेंगे उस पर धारा प्रवाह नहीं होगी। तो वह विभव जहाँ पर धारा का मान कैसा हो, 0 हो, वह विभव है ना,
V मैक्सिमम, जहां पर धारा का मान कितना है 0, उस विभव को हम क्या बोलते हैं संस्तब्ध विभव। क्या बोलते हैं संस्तब्ध विभव, वह विभव जहां पर धारा का मान कैसा हो 0, धारा फ्लो ही नहीं हो रही हो। भाई विभव होगा नहीं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे तो हमें ऐसी धारा है ही नहीं। धारा नहीं है उस समय वोल्टेज की कमी है, और वो वोल्टेज एक्चुअल में कैसा है निगेटिव। निगेटिव का मतलब यहाँ कोई निगेटिव वोल्टेज नहीं, इतने वोल्टेज की कमी रह गई और इलेक्ट्रॉन निकाली सरफेस पर आकर के, और ज़्यादा प्रकाश दीजिए और ज़्यादा देर तक प्रकाश दीजिए और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंप्लीट करिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और तेज कर दीजिए और इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करिए, परमाणु से और इलेक्ट्रॉन निकालिए, विभव बढ़ेगा, विभव आएगा आपका 0 पर, वहाँ से धारा फ्लो स्टार्ट होगा। तो जहाँ पर धारा का फ्लो 0 है वो वाला विभव संस्तब्ध विभव या कट ऑफ विभव, या इसको और बोलते हैं स्टॉप, मतलब स्टॉपिंग विभव, स्टॉप करा ना धारा को, ठीक है। और जिस विभव पर धारा फ्लो नहीं हो रही है संस्तब्ध विभव, जिस विभव पर धारा फ्लो नहीं हो रही है संस्तब्ध विभव, और जिस आवृत्ति पर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहा है देहली आवृत्ति। सही है, मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं देहली आवृत्ति वो आवृत्ति होती है, देहली आवृत्ति वो आवृत्ति होती है जिस पर धारा का मान कैसा है 0। संस्तब्ध विभव वो विभव है जहाँ पर धारा का मान कैसा है 0। सही है, मतलब अभी न तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है न ही कोई धारा फ्लो हो रही है। ऐसी कंडीशन में जो विभव में कमी रह गई उसकी वजह से हो रहा है। अगर विभव का मान हम ऐसा कर दें कि बिल्कुल अब उसके बाद ही होने वाला है प्रवाह, तो वो वाला मैक्सिमम विभव जहाँ पर अभी भी धारा का मान कितना है 0, तो कौन सा विभव संस्तब्ध विभव। लेकिन उस समय आवृत्ति, उत्सर्जन की आवृत्ति, देहली आवृत्ति फोटॉन की नहीं है, देहली आवृत्ति फोटॉन की नहीं है, देहली आवृत्ति उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की है। अगर वो कम आवृत्ति पर उत्सर्जित हो रहे हैं इसका मतलब है कि उनके पास एनर्जी कम है। अरे ठीक है कि नहीं, मतलब आप ही अगर मान लीजिए क्लास और ऐसे एकदम ऐसे कुछ आ रहे एकदम लहरते हुए, जैसे कुछ लोग अभी लहर रहे होंगे, तो एनर्जी कैसी रहेगी उनकी, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कम रहेगी कि नहीं रहेगी। तो ये है देहली आवृत्ति पर धारा का मान 0, संस्तब्ध विभव पर धारा का मान 0। इलेक्ट्रॉन निकलते कहाँ से, सतह से, अंदर से निकलेंगे तो टकरा जाएंगे तो अधिकतम ऊर्जा नहीं मिलेगी। पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन सतह के परमाणु से निकलते हैं, राइट है। दूसरा पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा ना 1/2 mv² इज इक्वल टू h न्यू 0, देहली आवृत्ति पर डिपेंड करती, यस सही है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की देहली आवृत्ति पर डिपेंड करती है। थर्ड पॉइंट, यस बिल्कुल, फोटोनों की संख्या पर डिपेंड करती है, कौन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक और फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जितने फोटोन है या आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन निकले ये जरूरी नहीं है। अच्छे समझना इस चीज़ को, जितने फोटोन आएंगे ना इलेक्ट्रॉन को निकालने उतने ही इलेक्ट्रॉन निकले ये जरूरी नहीं है। जैसे 100 फोटोन आए तो 100 इलेक्ट्रॉन निकले ये जरूरी नहीं है, लेकिन इतना भी सही है कि 100 फोटोन 101 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। 100 फोटोन से आप 101 इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, 100 फोटोन से आप अधिकतम 100 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी गारंटीड नहीं है। 100 फोटोन से आप हो सकता है कि आपसे एक ही इलेक्ट्रॉन निकला। जितने फोटोन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा नहीं होगी। मतलब एक फोटोन मरेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के पैदा होने की संभावना है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक फोटोन 2-2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, ये कभी नहीं होगा। फोटोनों की संख्या के बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती। फोटोन मरेगा तो ही इलेक्ट्रॉन पैदा होगा। 100 फोटोन मर गए लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी संभव। 1000 फोटोन लग गए लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर एक फोटोन आया और उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये भी पॉसिबल है। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन आया और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है? मतलब एक फोटोन कभी भी अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं कर सकता, एक फोटोन अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं कर सकता है, या तो अपने बराबर या अपने से कम ही होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? फोटोन की गतिज ऊर्जा, फोटोन की गतिज ऊर्जा तो आवृत्ति पर निर्भर कर ही रही है। फोर्थ पॉइंट क्या है? थर्ड वाला क्या था?
बिल्कुल करती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या फोटोनों की संख्या पर बिल्कुल निर्भर करती है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसके हिसाब से समझ में आया कुछ चीज़ें, क्लियर हो गया। तो संस्तब्ध विभव देहली आवृत्ति, संस्तब्ध विभव देहली आवृत्ति, कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है। बस इतना सा याद रखना है कि ये जो गतिज ऊर्जा है ना, ये वाली, ये जो गतिज ऊर्जा है ना, ये वाली, ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर कर रहा है? आवृत्ति पर, सही है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या फोटोनों की संख्या पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीव्रता पर निर्भर करेगी, क्योंकि अल्टीमेटली फोटोन की वजह से ही तो तीव्रता है। बार बार बोल रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, दो पॉइंट है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता और फोटोनों की संख्या पर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? सुनाई आ रहा है कि नहीं अच्छे से? इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता और फोटोन की संख्या पर डिपेंड करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उन दोनों बात पर डिपेंड नहीं करेगा, वो तो उनकी आवृत्ति पर डिपेंड करेगा। एक बार अच्छे से पॉइंट लिख दे रहा हूं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कौन सी दो बातों पर डिपेंड करेगा? तीव्रता पर डिपेंड करेगा और फोटोनों की संख्या पर, है ना, फोटोन की संख्या पर डिपेंड करेगा, सही है कि नहीं। लेकिन गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का संबंध ओनली किससे? आवृत्ति से। किसकी आवृत्ति से? देहली आवृत्ति से ज़्यादा, देहली आवृत्ति से ज़्यादा की आवृत्ति होना चाहिए, उस बात पर डिपेंड करता है। या फोटोन की आवृत्ति पर डिपेंड करता है? आवृत्ति पर डिपेंड करता है, तीव्रता पर नहीं, फोटोनों की संख्या पर नहीं। फोटोन आपने 100 भेज दिए, लेकिन आपने एक भी इलेक्ट्रॉन पैदा नहीं कर पाए, तो गतिज ऊर्जा का क्या कैलकुलेशन करेंगे आप? मतलब संख्या पर डिपेंड नहीं करती गतिज ऊर्जा, तीव्रता पर डिपेंड करती है। जिस भी फोटोन ने, इधर ध्यान दो, जिस भी फोटोन ने इलेक्ट्रॉन निकाला है, उस फोटोन की जो आवृत्ति है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सी आवृत्ति से उसके ऊपर आया था, ठीक है। समझ में आया? क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर?